आइए, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज का ये वीडियो एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे होने जा रहा है जिसका नाम है कन्या भ्रूण हत्या। भारत में कन्या भ्रूण हत्या के कारण आज हम देखेंगे इसमें कि कन्या भ्रूण हत्या क्या है और भारत में कन्या भ्रूण हत्या के क्या कारण हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड, रीज़न ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड इन इंडिया। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम चलते हैं अपने पहले स्लाइड पे। तो यहाँ देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड। अब यहाँ देखें, गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करा, जन्म से पहले उसकी हत्या करना भ्रूण हत्या कहलाता है। अब यहाँ पे देखें कि भ्रूण हत्या आखिर है क्या। तो यहाँ देखिए, जो गर्भस्थ शिशु है उस शिशु का लिंग परीक्षण करवाया जाता है आधुनिक तकनीकों के माध्यम से, और लड़की होने की स्थिति में उसकी हत्या कर दी जाती है या भ्रूण को समाप्त करवा दिया जाता है। वर्तमान समय में कन्या भ्रूण हत्या एक ज्वलंत एवं गंभीर सामाजिक समस्या बन गया है। अब यह एक मानसिक बीमारी बनता जा रहा है जिससे समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब यहाँ देख, कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर समस्या समाज के लिए होता जा रहा है, एक मानसिक बीमारी बनती जा रही है ये, जिससे कि समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लड़कियों की संख्या लगातार समाज में घट रही है। तो ऐसी स्थिति में समाज में तमाम ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे जिसकी कल्पना व्यक्ति नहीं कर सकता। कन्या भ्रूण हत्या कई जनसांख्यिकीय, समाजशास्त्रीय और नैतिक चुनौतियों को पैदा कर रहा है, और कन्या भ्रूण हत्या होने के कारण से जो कन्याओं की संख्या घट रही है उससे जो है जनसांख्यिकीय असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। तमाम सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो मूल रूप से लैंगिक समानता पर आधारित हैं। उन संस्थाओं में विधिवत परिवर्तन या बड़े स्तर पर परिवर्तन होने की संभावनाएं बनती जा रही हैं, और नैतिकता के स्तर पर भी अनेक चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं जो आने वाले कल में समाज को सामना करना पड़ेगा। आइए आगे चले, हम देखें कन्या भ्रूण हत्या शायद महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सबसे खराब या क्रूर रूपों में से एक है, जहां एक महिला को उसके सबसे बुनियादी और मौलिक अधिकार यानी जीवन जीने के अधिकार से ही वंचित कर दिया जाता है। ये जो कन्या भ्रूण हत्या है, इसको ये मान लिया जाए कि महिलाओं के खिलाफ होने वाला सबसे क्रूर अपराध है, जो महिला को जन्म लेने से पहले ही उसे समाप्त कर देता है। जबकि संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, जीवन जीने का अधिकार दिया गया है संवैधानिक, किंतु उससे भी महिलाओं को वंचित कर दिया जा रहा है, अर्थात जन्म लेने से पहले ही उसे गर्भ में मार दिया जाता है। सामान्य तौर पे देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में कन्या भ्रूण का गर्भपात व्यवहारिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। जिस तरह से कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिला है, उससे ये लगता है कि समाज में, भारतीय समाज में खास तौर पे कन्या भ्रूण हत्या को व्यवहारिक और सामाजिक रूप से मान्यता मिल चुकी है, जबकि वैधानिक रूप से मान्य नहीं है। आगे आए देखें तो हम समझने का प्रयास करें कि भाई कन्या भ्रूण हत्या क्या है। व्हाट इज़ द फीमेल फोर्टिसाइड या फॉन्टिसाइड। अब यहाँ पे आप देखें, कन्या भ्रूण हत्या का तात्पर्य कन्या भ्रूण को जन्म लेने से पहले गर्भ में ही मार देना होता है। अब कन्या भ्रूण हत्या का सीधा सा मतलब होता है कि कन्या जो गर्भ में आती है उसको पैदा होने से पहले ही मार देना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। अर्थात कन्या भ्रूण हत्या कन्या भ्रूण का गर्भपात है। इसका मतलब है कि गर्भ में कन्या को पैदा होने से पहले उसका गर्भपात करा देना जो है कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। माता पिता प्रसव से पूर्व लिंग जांच की प्रौद्योगिकियों, खास तौर पर आप देखिए अल्ट्रासाउंड तकनीक का दुरुपयोग करते हुए लिंग परीक्षण कर कन्या को गर्भ में ही मार डालते हैं। जो माता है या पिता है, ये पूर्व लिंग परीक्षण
की तकनीकियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड प्रमुख रूप से है, जिससे गर्भ में ही ये पता चल जाता है कि गर्भस्थ शिशु जो है लड़का है या लड़की है, और लड़की होने की स्थिति में उस गर्भ का समापन करा दिया जाता है। आइए आगे देखें। भारत में कन्या भ्रूण हत्या। हम भारत की बात करें कि भाई भारत में कन्या भ्रूण हत्या की क्या स्थिति है, तो भारत में कन्या भ्रूण हत्या एक अमानवीय समस्या का रूप धारण कर चुकी है, जो गंभीर समस्याओं की जड़ है। यहाँ प्रति वर्ष लगभग 10 लाख से अधिक कन्याएं भ्रूण हत्या का शिकार हो रही हैं। आज के आधुनिक युग में अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोगों की तुलना में ज़्यादा पढ़े लिखे और सभ्य लोग भी इस जघन्य अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जहाँ तक भारत की बात करें तो कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग, एक अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख से अधिक बच्चियों को भ्रूण में ही मार दिया जाता है। और ख़ास तौर पे आप देखें कि जो अनपढ़ समाज है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या जो अनपढ़ हैं, या जो निम्न तबके के लोग हैं, उनकी तुलना में जो उच्च वर्ग के लोग हैं या अच्छे पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लोग हैं, वह भ्रूण हत्या को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। आइए आगे देखें। भारतीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने सन 2006 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक ढांचा मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक है, जो महिलाओं को द्वितीयक स्थिति में व्यापक रूप से योगदान देता है। अब ये भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में अपने कहा गया कि भाई भारत का जो सांस्कृतिक और धार्मिक ढांचा है, जो परिवेश है, वो पितृसत्तात्मक है, और पितृसत्तात्मक होने की वजह से महिलाओं की स्थिति जो है यहाँ द्वितीयक मानी जाती है या द्वितीयक बनाने में योगदान देता है। ये देखिए आगे। केंद्र सरकार के आंकड़े पर आधारित प्यू रिसर्च सेंटर का एक शोध वर्ष 2000 से 2019 के बीच कम से कम 9 मिलियन या 90 लाख महिलाओं के भ्रूण हत्या का संकेत देता है। केंद्र सरकार का ये आंकड़ा है, और ये आंकड़ा किसके द्वारा दिया गया, तो प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा दिया गया है, जो 2000 से लेकर 2019 के बीच के आंकड़े बताता है और कहता है कि कम से कम 90 लाख महिलाओं के भ्रूण हत्या का संकेत इस दौरान मिला है। शोध में पाया गया है कि 86.7% भ्रूण हत्याएं हिंदुओं द्वारा की गई है। इसके बाद 4.9% भ्रूण हत्या सिखों द्वारा और 6.6% भ्रूण हत्या मुसलमान द्वारा की गई है। जो महिलाएं मानव आबादी का आधा हिस्सा हैं, उनके साथ भेदभाव, उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी जात की हों, संप्रदाय की हों, धर्म की हों या आर्थिक वर्ग की हों। तो यहाँ पे आप देखिए, जो रिपोर्ट आया प्यू रिसर्च सेंटर का, वो आंकड़ा लिया गया 2000 से लेकर 2019 के बीच का, जिसमें ये अनुमान लगाया गया कि कम से कम 9 मिलियन 90 लाख महिलाएं जो है भ्रूण हत्या का शिकार हुई हैं। और शोध ने यह बताया कि 86.7%, जो 80% हिंदू आबादी है, उसमें 86.7% भ्रूण हत्याएं हिंदुओं के द्वारा की गई हैं। उसके बाद आप देखें 4.9% भ्रूण हत्या सिखों के द्वारा और 6.6% भ्रूण हत्या मुसलमानों के द्वारा की गई है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में भ्रूण हत्या एक गंभीर समस्या बन गई है। अब यहाँ देखें, जो महिलाएं आधी आबादी का हिस्सा हैं, उनके साथ भेदभाव, उत्पीड़न, शोषण निरंतर हो रहा है, चाहे वो किसी भी जात की हों, किसी भी धर्म की हों, किसी भी संप्रदाय की हों या किसी भी आर्थिक वर्ग की हों, सबके साथ घटनाएं एक समान चल रही हैं। आगे देखें। भारत में जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि असामान्य लिंगानुपात और बेहतर सामाजिक आर्थिक स्थिति और साक्षरता के बीच एक सकारात्मक संबंध है। अब यहाँ देखें, एक बड़ी बात कही जा रही है कि भारत में जनगणना के आंकड़े बताते हैं, जो जनगणना के आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट आया वो बताते हैं कि असामान्य लिंग अनुपात के असंतुलन का जो संबंध है वो बेहतर सामाजिक
आर्थिक स्थिति, जिन समाजों में सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है, अच्छी है, वहाँ लिंगानुपात और अधिक तेज़ी से घट रहा है। इसका मतलब है कि लड़कियों की संख्या वहाँ और तेज़ी से घट रही है। जो लोग साक्षर हैं या साक्षरता में जो समाज आगे है, जो राज्य या जो देश आगे है, वहाँ भ्रूण हत्या की घटनाएं और अधिक देखी जा रही हैं। इसका मतलब कि सकारात्मक संबंध पाया जा रहा है। जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ भ्रूण हत्याएँ अधिक हो रही हैं। जहाँ आर्थिक रूप से संपन्न हैं वहाँ भ्रूण हत्याएँ अधिक हो रही हैं। जहाँ सामाजिक स्तर जहाँ लोगों का उच्च है वहाँ भ्रूण हत्याएँ अधिक हो रही हैं। इस जघन्य अपराध में अशिक्षित एवं निम्न वर्ग की तुलना में उच्च एवं शिक्षित वर्ग का योगदान अधिक है। ये जो अपराध है कन्या भ्रूण हत्या का, उसमें अशिक्षित और निम्न वर्ग के लोग कम मात्रा में शामिल हैं तुलना में उच्च वर्ग और शिक्षित वर्ग के। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात जहां 933 महिला प्रति 1000 पुरुष था, वहीं 2011 में 11 की जनगणना के अनुसार मामूली बढ़ोतरी के साथ 943 महिला प्रति 1000 पुरुष हो गया था। अब नया आंकड़ा अभी कोई आया नहीं है अब तक, जब तक ये वीडियो बनाया जा रहा है। 2011 के आंकड़े हम लेकर चलते हैं, वैधानिक आंकड़े। तो यहाँ देखें 2001 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार जो भारत में लिंगानुपात था वो 933 महिला प्रति 1000 पुरुष था। वहीं सन 2011 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार मामूली बढ़ोतरी देखी गई है और वो 943 महिला प्रति 1000 पुरुष हो गया है। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष एवं हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात 877 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। अब यहाँ देखिए जो 2011 की जो जनगणना हुई उस 2011 की जनगणना में केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक था। इसका मतलब 1084 महिलाएं 1000 पुरुषों पे थी, लेकिन हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात था। 1000 पुरुषों के पीछे मात्र 877 महिलाएं वहाँ थीं। किंतु बाल लिंगानुपात इससे भी अधिक चिंता का विषय बना हुआ है। जहाँ आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें महिलाओं की संख्या कम है, वहीं अगर हम बाल लिंगानुपात को देखने का प्रयास करें, जहाँ 0 से 6 वर्ष के बीच अगर सेक्स रेशियो हम देखने का प्रयास करते हैं तो वहाँ सन 2001 में जहाँ लिंगानुपात 927 बालिका प्रति 1000 बालक था। 2001 की जनगणना में जो बाल रेशियो था, बाल लिंगानुपात था, वो था 927 बालिकाएं 1000 बालक। इसका मतलब कि 1000 बालक पे 927 बालिकाएं थीं। वहीं सन 2011 में ये और घट गया और घटकर ये हो गया 919 बालिका प्रति 1000 बालक हो गया। अब ये संख्या चिंताजनक होती जा रही है कि आए दिन लड़कियों की संख्या जो है लगातार घट रही है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं कन्या भ्रूण हत्या का परिणाम है। आए देखें भारत में आर्थिक रूप से संपन्न माने जाने वाले राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में लिंगानुपात सबसे कम है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष वे सबसे कम 834 बालिका प्रति 1000 बालक था। अब यहाँ देखें कि भारत में अगर हम बात करें तो जो राज्य आर्थिक रूप से संपन्न माने जाते हैं उन राज्यों की स्थिति यह है कि वहाँ कन्याओं की संख्या लगातार घट रही है, लड़कियों की संख्या लगातार घट रही है। और यहाँ देखें सन 2011 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष या बाल लिंगानुपात हम कहें 0 से 6 वर्ष जो बाल लिंगानुपात है सबसे कम 834 बालिका प्रति 1000 बालक था। इसके बाद क्रम से अगर हम बात करें तो पंजाब भी एक सशक्त, आर्थिक रूप से सशक्त राज्य माना जाता है। वहाँ देखें तो हम पाते हैं कि 846 बालिका प्रति 1000 बालक हैं। यहाँ भी संख्या जो है लड़कियों की बहुत कम है। जम्मू कश्मीर में हम देखें इसके बाद तो 862 बालिका प्रति 1000 बालक है। उसी तरह राजस्थान में अगर देखें तो राजस्थान में भी स्थिति ठीक नहीं है और वह है 888 बालिका प्रति 1000 बालक। तथा गुजरात की हम बात करें तो 890 बालिका प्रति 1000 बालक हैं। ये जो राज्य हैं आर्थिक रूप से अपने आप में सशक्त माने जाते हैं, लेकिन यहाँ जो है लिंगानुपात का जो रेशियो बता रहा है बहुत ही खराब है। वहीं आप देख लें केंद्र शासित प्रदेशों में, तो यहाँ देखें केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक
968 बालिका प्रति 1000 बालक है। जो केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो जो बाल लिंगानुपात है सबसे अधिक कहाँ पे है, तो वो है अंडमान एवं निकोबार में, जो 968 बालिका प्रति 1000 बालक है। जबकि सबसे कम बाल लिंगानुपात दिल्ली 871 बालिका प्रति 1000 बालक हैं। और दिल्ली की अगर हम बात करें, अपने राजधानी की बात करें, तो ये कहा जा सकता है कि चिराग तले अंधेरे की बात होगी। जहाँ सबसे अधिक संपन्नता, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ की स्थिति यह है कि सबसे कम लिंगानुपात जो है वहाँ देखा जा रहा है, और वह है 871 बालिका प्रति 1000 बालक। चलिए आगे चलें हम, तो यहाँ देखें उपरोक्त आंकड़े यह बताते हैं कि जिस देश में एक तरफ नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर उसे कोख में ही मार दिया जाता है। अब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे महिलाओं की पूजा की जाती है, देवी के रूप में उनकी आराधना की जाती है, चाहे वो सरस्वती के रूप में हो, चाहे माँ दुर्गा के रूप में हो, चाहे वो काली के रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, उनकी पूजा प्रार्थना की जाती है, उन्हें देवी माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं देवियों को कोख में ही मार दिया जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार प्रत्येक वर्ष औसतन 50 लाख कन्या भ्रूण का गर्भपात होता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार प्रत्येक वर्ष जो है कम से कम 50 लाख कन्या भ्रूण का गर्भपात होता है। यह सभ्य समाज पर एक कलंक है, जिसका परिणाम अत्यंत ही भयावह होने वाला है। अब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह से गर्भपात हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सभ्य समाज के लिए एक कलंक है, और इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव समाज पर पड़ेगा, समाज को देखने को मिलेगा। आइए आगे देखें, कन्या भ्रूण हत्या के कारण। मेन हमें कारण देखना था, यहाँ कारण देख लें। भारत जैसे विकासशील देश में कन्या भ्रूण हत्या एक भयावह समस्या बन चुकी है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो वह भारत जैसे देश में अभी आंकड़े आपको बताए गए, उस आंकड़ों से पता चलता है कि एक भयावह स्थिति है कन्या भ्रूण हत्या की। तो आइए देखें कौन कौन से कारण आखिर है जिसकी वजह से हमारे यहाँ कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं अधिक हो रही हैं। तो आइए पहला हम देखें, बेटों का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। ये एक बड़ा फैक्टर बनता है कन्या भ्रूण हत्या का। बेटियों की तुलना में बेटों को अधिक महत्व दिया गया है समाज में। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार बेटा माता पिता के मोक्ष का आधार है। पुत्र के तर्पण के बिना मोक्ष मिलना संभव नहीं है। बेटा अंतिम संस्कार के लिए अनुष्ठान कर मोक्ष प्रदान करवाता है। अब यहाँ देखें, हिंदू धर्म की मान्यताओं को अगर हम माने तो बेटा होना ज़रूरी है, क्योंकि बेटा ही मोक्ष के द्वार खोलता है अपने माता पिता के लिए। अगर पुत्र तर्पण ना करे तो माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसका मतलब है कि बेटा अंतिम संस्कार के द्वारा अपने माता पिता के लिए मोक्ष का दरवाज़ा खोलता है। दूसरी तरफ देखिए, बुढ़ापे में सहायता और आर्थिक सुरक्षा देता है। बेटे के ऊपर या बेटे से उम्मीद की जाती है कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप को आर्थिक सुरक्षा देगा, सहायता करेगा। पुत्र शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान करने के साथ साथ वंश वृद्धि का आधार होता है। पुत्र क्या करता है, परिवार में शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान करता है, साथ ही साथ वंश वृद्धि। पुत्र से ही वंश वृद्धि का आधार बनता है। तो इस वजह से पुत्र जो है हमारे समाज में या हिंदू समाज में अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भावनात्मक, धार्मिक, पितृसत्तात्मक और आर्थिक कारणों से लड़कों को ही संतान का असली दर्जा दिया जाता है। ये मान्यताएं हमारे यहाँ भावनात्मक आधार पर हम देखें, धार्मिक आधार पर देखें, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के आधार पर देखें या आर्थिक कारणों के आधार पर देखें, संपत्ति के हस्तांतरण को लेकर देखें, तो लड़के को ही असली दर्जा जो है संतान का असली दर्जा दिया जाता है, जबकि लड़कियों को पराया धन समझा जाता है। लड़कियों का भविष्य शादी करके दूसरे के घर जाने तक ही सीमित कर दिया जाता है, जो कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देता है। तो ये सारे कारण हैं कि भाई पुत्र को अधिक महत्व दिया गया, पुत्री को कोई महत्व नहीं दिया गया, जिसका परिणाम ये होता है कि पुत्र पैदा होने से समाज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही पुत्री की बात आती है वैसे ही समस्या क्रिएट हो जाती है। आइए चलें दूसरे पे, बी पे देखें। हम देखें परिवार को सीमित रखने की प्रवृत्ति। वर्तमान युग में हमारे दो के आधार पर परिवार को सीमित रखने की प्रवृत्ति ने भी कन्या भ्रूण हत्या में तीव्र वृद्धि की है। माता पिता पहले बच्चे के रूप में बालक या कन्या को हर्ष के साथ स्वीकार कर लेते हैं।
किंतु जिन माता पिता को पहली लड़की हो जाती है वह दूसरे गर्भ में कन्या होने की दशा में भ्रूण हत्या का विकल्प चुन लेते हैं, जबकि दूसरे गर्भ में फिर बालक ही होने की दशा में उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि वर्तमान युग में हम दो और हमारे दो के आधार पर परिवार को सीमित रखने की प्रवृत्ति तीव्र गति से बढ़ी है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि उसी के साथ साथ कन्या भ्रूण हत्या में भी वृद्धि हुई है। कोई भी माता पिता जब पहला या माँ पहला गर्भ धारण करती है तो वो बड़े हर्ष के साथ जो भी चाहे बालक हो या बालिका हो वो उसको स्वीकार कर लेती है, लेकिन जैसा ही दूसरा गर्भ उसके पेट में आता है वैसे ही वो परेशान हो जाती है, कहीं अगला गर्भ भी हमारी लड़की ना हो जाए। ऐसी स्थिति में वो अवैधानिक लिंग परीक्षण करवाकर ये जानने के लिए उत्सुक हो जाती है कि भाई लड़की है या लड़का है। अगर वो लड़की है तो उसका गर्भपात हो जाता है, अगर वो लड़का है तो वो उसे जन्म देने के लिए तैयार रहती है। वहीं अगर पहले गर्भ में ही लड़का हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह उतनी चिंतित नहीं रहती है जितना चिंतित वो लड़की को लेकर रहती है। तो ये चीज़ें हैं। तो इस वजह से भी कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिला है कि सीमित परिवार होगा तो सीमित परिवार के लिए 2 ही बच्चे अनिवार्य हैं। तो 2 बच्चे जब अनिवार्य हैं तो उनमें जो है एक लड़का एक लड़की की संतुष्टि लोगों को होती है, लेकिन 2 लड़की हो जाए ऐसी स्थिति में उनको संतुष्टि नहीं हो पाती। चलिए आगे चलते हैं। सी में दहेज प्रथा की कुरीति। कन्या भ्रूण हत्या का एक और महत्वपूर्ण कारण दहेज प्रथा भी है। ये बड़ी समस्या है हमारे समाज की दहेज प्रथा, जिसके कारण भी कन्या भ्रूण हत्या होता है, जिसके कारण कन्या के माता पिता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। दुर्भाग्य से दहेज भारतीय समाज के लिए अभिशाप बना हुआ है। कन्या के माता पिता दहेज देने के लिए अनेक आर्थिक समस्याओं से जूझते हैं। कई बार भारी भरकम दहेज देने के बाद भी बेटियों की दशा ससुराल में असहनीय हो जाती है। इसी से बचने के लिए माँ बाप कन्या को गर्भ में ही मार डालना उचित समझते हैं। अब ये दहेज प्रथा जो हमारे यहाँ है वह दहेज प्रथा कहीं ना कहीं कन्या भ्रूण हत्या में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसके कारण दहेज के कारण कई माँ बाप जो अतिरिक्त बोझ के तले आर्थिक बोझ के तले दब जाते हैं और उसी बोझ से बचने के लिए या जो समस्याएं ससुराल में जाकर बेटियां झेलती हैं उन समस्याओं से बचने के लिए वह बेटी पैदा करने के बारे में सोचकर ही असहनीय पीड़ा का अनुभव करते हैं, जिसके कारण से वो कन्या भ्रूण हत्या को अपना लेते हैं। चलिए आगे चलें। महिलाओं की निम्न स्थिति, ये भी एक प्रमुख कारण है। तो भारतीय समाज परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान समाज होने के कारण स्त्रियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा है। भारतीय समाज परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान समाज रहा। सत्ता पुरुषों के हाथ में रही, संपत्ति पुरुषों के हाथ में रही और स्त्रियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सम्मान आदि पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो ये सारे कारण कि उनका महिला के स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं दिया गया, पोषण पे भी नहीं दिया गया, शिक्षा पे भी नहीं दिया गया, सम्मान पे भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिससे समाज में उनकी स्थिति अत्यंत ही निम्न हो जाती है। निर्णय लेने के समस्त अधिकार पुरुषों के हाथों में केंद्रित होने के कारण ना चाहते हुए भी कन्या भ्रूण हत्या की मौन स्वीकृति दे देती हैं। तो पुरुष प्रधान समाज है, सत्ता पुरुष के हाथ में है, निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों के हाथ में होने की वजह से जो निर्णय पुरुष के द्वारा लिया जाता है उस निर्णय में मूक स्वीकृति जो है महिलाओं को देनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में कन्या भ्रूण हत्या ना चाहते हुए भी वो मौन स्वीकृति दे देती हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखें हम जो है इसका एक कारण महिला का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना होना। आज भी महिलाओं की सभी समस्याओं की जड़ में आर्थिक स्वावलंबन का अभाव है। जो मैक्सिमम महिलाओं की समस्याएं हैं उन समस्याओं में जो प्रमुख कारण है वो आर्थिक रूप से स्वावलंबन का अभाव होना है या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना होना है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाएं परंपरागत रूप से घर की चारदीवारी के अंदर का कामकाज देखती रहीं। जो महिलाओं का काम होता था वो घर की चारदीवारी के अंदर का होता था। महिलाओं का घर से निकलकर रोजगार या व्यवसाय करना या यूँ कहें
कि आर्थिक उपार्जन करना उचित नहीं माना जाता था। अब महिलाएं घर से बाहर काम करने जाएं, ये भारतीय समाज उचित नहीं मानता था, या महिलाओं का कमाना जो है परिवार के लिए उचित नहीं माना जाता था, जिसके कारण महिलाएं पूर्ण रूप से अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने पति एवं परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित होती थी, जिसके कारण महिलाएं पति या परिवार के सदस्यों के विरुद्ध जाकर कन्या को जन्म नहीं दे पाती, क्योंकि उनके लिए बच्चों का भरण पोषण करना एक बड़ी समस्या है, अतः बाध्य होकर भ्रूण हत्या की सहमति देती हैं। तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए वो किस पे आश्रित हैं, या तो पति पे आश्रित हैं या तो परिवार के अन्य सदस्यों पे आश्रित हैं, जिसके कारण परिवार जो भी निर्णय लेता है वो परिवार के विरुद्ध जाने की स्थिति में नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति में कन्या के गर्भ में आने के बाद ना चाहते हुए भी उनको गर्भपात कराना पड़ता है, परिवार या पति के कहने के कारण। आइए देखें समाज में सुरक्षा एवं संरक्षण का अभाव। ये भी एक बड़ा कारण है हमारे भारतीय समाज में। तो यहाँ देखिए, माँ बाप कन्याओं के साथ आए दिन होने वाले अत्याचार जैसे बलात्कार, छेड़छाड़, यौन शोषण, अपहरण एवं चेहरे पर तेजाब फेंकने जैसी घटनाओं के कारण बेटियों के लिए समाज में सुरक्षा एवं संरक्षण का अभाव महसूस करते हैं, जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ देखिए, भारतीय समाज की जो स्थिति है, उस भारतीय समाज में आप देखें महिलाओं के विरुद्ध अपराध अधिक होते हैं, और जब अपराध अधिक होते हैं तो उन अपराधों का भय जो है समाज के लोगों में व्याप्त रहता है। तो आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार, छेड़छाड़, यौन शोषण, अपहरण आदि जो घटनाएं लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ हो रहा है, उनसे बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ना बेटी होगी, ना इस तरह की घटनाओं को उसे झेलना होगा। तो ऐसी स्थिति में वह गर्भ में ही अपनी बेटी या अपनी कन्या को जो है वो समाप्त कर देते हैं। अगला देखें, तकनीकी का दुरुपयोग। तो यहाँ देखें, आधुनिक सक्षम तकनीक अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग कर लिंग परीक्षण कराया जाता है। जो भी आधुनिक तकनीकियाँ जो स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जो है प्रस्तुत की गई, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे गर्भ निर्धारण के कुछ समय बाद यह पता लगा लिया जाता है कि गर्भ में लड़की है या लड़का। अब इस तकनीक से यह पता चल जाता है कि भाई गर्भ में लड़की पल रही है या लड़का पल रहा है, जिसके आधार पर ही उसे गर्भ के बारे में चयनात्मक निर्णय लिया जाता है। अब वो जो गर्भ पेट में है उसके बारे में अब चयनात्मक निर्णय लिया जाता है कि भाई उसको पैदा किया जाएगा या नहीं पैदा किया जाएगा। 99% स्थिति ये होती है कि अगर गर्भ में लड़की है तो उसे समाप्त या गर्भपात कराने का प्रयास किया जाता है। गर्भ में कन्या भ्रूण होने की स्थिति गर्भपात की प्रबल संभावना बनती है। तो अगर गर्भ में कन्या भ्रूण है या होने की स्थिति में गर्भपात की प्रबल संभावना बन जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अंतिम होगा ये हमारा यच, अधिनियमों का प्रभावी ना होना। तो यहाँ देखिए, भारत सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कई अधिनियम बड़े जोर शोर से पारित किए, परंतु समाज में जागरूकता का अभाव एवं भ्रूण हत्या की सामाजिक स्वीकृति के कारण इन अधिनियमों का प्रभाव समाज पर बहुत कम रहा है। अब देखिए, भारत सरकार, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रयास नहीं किए हैं। तमाम अधिनियम बनाए गए, तमाम योजनाएं चलाई गई, अधिनियम पारित किए गए, योजनाएं चलाई गई, परंतु लोगों में जागरूकता का अभाव और भ्रूण हत्या की सामाजिक स्वीकृति, समाज उसको स्वीकृत कर लिया, सामाजिक स्वीकृति प्रदान कर देता है, जिससे जो अधिनियम पारित किए गए वो अधिनियम निष्प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि शिकायत करने वाला कोई मिलता नहीं है। जो पीड़ित है वो भी शिकायत नहीं करता, समाज के अन्य लोग भी शिकायत नहीं करते। पूर्व लिंग परीक्षण की तकनीक का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। अब यहाँ देखें, तमाम नियम बनाने के बाद भी जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में लिंग परीक्षण जो है धड़ल्ले से चल रहा है, पैसे लेकर काम किए जा रहे हैं। स्वयं पीड़ित या समाज द्वारा कोई पहल ना होने के कारण पुलिस भी किसी प्रकार का मामला दर्ज करने में असफल रहती है। अब जो स्वयं पीड़ित है, जो गर्भपात करा रही है, वो जो पीड़ित है वो भी उसका विरोध नहीं करती और समाज के अन्य लोग भी उसका विरोध नहीं करते, जिसकी वजह से जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो मामले दर्ज नहीं कर पाता और कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। डॉक्टरों द्वारा कानून का धड़ल्ले से उल्लंघन जारी है। जो डॉक्टर हैं वो जो भी कानून बनाए गए हैं गर्भपात या कन्या भ्रूण
को रोकने के लिए, हत्या को रोकने के लिए उस सारे कानूनों का धड़ल्ले से उल्लंघन करते जा रहे हैं, जो मात्र अपने आर्थिक लाभ के लिए इस जघन्य अपराध को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर को पैसा चाहिए तो नैतिकता का पतन हुआ है। डॉक्टर को पैसा चाहिए और पैसा लेकर उस इस प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ा रहा है। गर्भाधान के चरण के दौरान XY गुणसूत्र को अलग करना PCG, प्राइमरी कंजेनिटल ग्लूकोमा, प्राथमिक जन्मजात ग्लूकोमा इत्यादि नई तकनीकों का दुरुपयोग के कारण सारे अधिनियम बेअसर हो गए हैं। अब एक नई तकनीक आ गई कि भाई गर्भधारण के चरण के दौरान ही X और Y गुणसूत्र, जो लड़का और लड़की को निर्धारित करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं, उनको अलग करके, पहले ही अलग करके जो है लड़की के गुणसूत्र को समाप्त करके जो है केवल लड़कों के गुणसूत्र को प्रभावी किया जा रहा है। उसी तरह देखिए PCG, ये भी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है लड़के के जन्म को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो इन तकनीकों का दुरुपयोग जो पहले किया जा रहा है, यहाँ तक कि गर्भ समापन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, बल्कि गर्भ धारण करते समय ही जो है गुणसूत्रों में परिवर्तन करके लड़के को प्राथमिकता दे दी जा रही है। अब ऐसी स्थिति में जो अधिनियम बनाए गए हैं भ्रूण हत्या के, वो प्रभावी नहीं होंगे। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।